हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमारे एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर सॉल्यूशन की इस सीरीज़ के अंदर मैं आपसे फिर आपकी जीएस की एक और शिफ्ट के अंदर मिलूंगा। ये आपका जो पेपर है ये 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर होगा। जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 1 दिसंबर की चारों शिफ्ट के जीएस के पेपर्स का डिस्कशन आपके साथ किया हुआ है। जो कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, आपको मुझसे अपनी कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक क्या है? क्या ये 2 मेंबर बॉडी है, 3 सिंगल या फिर 6 मेंबर बॉडी है? सीएजी। आपने एसएससी की तैयारी के अंदर अपने पॉलिटी के सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा होगा और ये आपका आर्टिकल नंबर होता है कौन सा? आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 148 के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंट्री की टॉप ऑडिटिंग बॉडी के रूप में जाना जाता है, यानी कि टॉप महालेखा परीक्षक के रूप में ये आपका जाना जाता है। पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है कि 148 नंबर आर्टिकल के अंदर आपका सीएजी से संबंधित प्रोविजंस आपको नजर आएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि ये जो आपकी पोजिशनिंग होती है या फिर ये जो आपकी बॉडी होती है ये आपकी क्या होती है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये आपकी सिंगल मेंबर बॉडी होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता। ये जो मैं सीएजी की बात कर रहा हूँ, इनके पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है कि भारतीय सरकार या फिर राज्य सरकारों का जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी खर्च है, उन्होंने जो रिसीव किया है, उन्होंने जो खर्चा किया है, उसको ये एग्जामिन करते हैं, यानी कि उसका ये परीक्षण करते हैं। स्टैचुरी ऑडिटर होता है। अलग अलग कॉपरेशंस के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जिसके अंदर मैंने आपसे सीएजी के बारे में डिस्कशन किया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी करंट सीएजी हमारे देश के कौन है, तो इसमें आपके नजर आएंगे जीसी मुर्मू। ठीक है। तो करंटली कौन है ये पूछा जाता रहा है। अभी हाल ही में अगर इनसे संबंधित आपको मार्केट में कोई न्यूज़ सुनने के लिए मैं तो वहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरी एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब मैं सीएजी की ऑडिटिंग और एग्जामिनिंग अथॉरिटी की बात करता हूँ, तो जनरली ये सरकार के द्वारा जो ओन्ड आपके बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर 51% से ज़्यादा या फिर 51% सरकार का भागीदारी है, तो उसके अंदर ये अपनी ऑडिटिंग एग्जामिनिंग अथॉरिटी रख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो देश के प्रेसिडेंट सीएजी की अपॉइंटमेंट करते हैं। ये आपका शुरू कब से हुआ, तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट आता है आपका 1971 के अंदर, जहां से ये आपकी पोजीशनिंग शुरू होती है। और इसके अंदर बात होती है कि पार्लियामेंट ये सेट करेगा कि सीएजी को पे कितना करना है, कितने इनके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होंगे, ये सब चीज़ें। सीएजी की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी जो टर्म होती है वो इनकी 65 की एज तक होती है, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि इनका 6 साल का 6 ईयर का जो टर्म है अगर वो पूरा हो जाए तो इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, और अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो ये यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। तो मैंने इनके रिटायरमेंट की आपसे बात कर ली, या फिर अगर बीच में मान लीजिए कि इनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए, मतलब इनको निकालने के लिए या फिर इनके ऊपर महाभियोग जो प्रोविजन है वो चला दिया जाए, तो उस केस में भी इनको यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ये थी सीएजी से रिलेटेड जानकारी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? इंग्लिश कंपनी को किसने लीड किया था बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अंदर? इसके अंदर पता नहीं कितनी बार सवाल आपसे पूछ चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी को लीड कर रहे थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस हैं उनको लीड करते हुए नजर आते हैं आपको रॉबर्ट क्लाइव, जिनकी एंगेजमेंट यानी कि जिनका सामना किससे होता है? सिराज उद दौला से। ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ये कौन था? ये बंगाल का नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। तो इससे सामना होता है सिराज। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही होती हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जो ट्रेड वगैरह चीज़ें होती हैं उसमें वो बिल्कुल भी इस नवाब का इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे थे, जिसको लेकर सिराजुद्दौला फाइनल इनके सामने यहाँ पर
खड़ा होता है और ये आपका बैटल ऑफ प्लासी जैसा सिनेरियो आपके यहाँ पर करेक्ट मतलब क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा होता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूँ, लगभग 3000 के लगभग इनके पास ट्रूप्स थे। ऑब्वियसली देखो, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे ये लैस थे। और अगर मैं बात करूँ बंगाल के नवाब की, इसके पास 50,000 से ज़्यादा लोग अवेलेबल थे। स्टिल इसने हरा दिया सिराजुद्दौला को। ठीक है? तो अगर डेट की बात करी जाए 1757, दिन भी याद रख लीजिएगा 23 जून। तो ये एक छोटी-छोटी बातें याद रखनी हैं। मेन इसका रिज़ल्ट क्या आता है, यानी कि बैटल ऑफ जो प्लासी है उसका रिज़ल्ट क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड ये आपका कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ये जीत जाते हैं। और इसके बाद नवाब ऑफ बंगाल किसको बना दिया जाता है? मीर जाफ़र को। ठीक है? ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने थ्योरी पार्ट के अंदर भी आपसे किया है और ऐसे भी मैं आपको प्रैक्टिस क्लासेस के अंदर बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपका रॉबर्ट क्लाइव इस सवाल का आंसर होता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती हैं, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? मैंने कहा कोई नदी किसी आपके नए नदी मतलब मैदान में प्रवेश कर रही है, तो इस प्रकार से आपको इसका रोटेशन नज़र आता है। ये जो आपको एक प्रकार का एस सेक्शन नज़र आ रहा है ना, इसको आप बोलते हैं आपके मिएंडर्स। ठीक है? इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा, इसके अंदर आपको कुछ और नहीं है, तो आप ऐसे मान लीजिएगा जो फॉर्मेशन होता है सक्सेसिव बैंड्स का। ठीक है? किसी भी रिवर के अंदर जो कि आपको यहाँ पर एक एस कर्व का फॉर्मेशन करते हुए नज़र आ रहा होता है, उनको हम मेंडर्स बोलते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछ रहे थे, ज्योग्राफी के पार्ट से ये आपका सवाल पूछा जाता है। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एसएससी से पहले भी पूछ चुका है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एमआरटीपी एक्ट 1969 के अंदर जो ये एम है, ये आपको क्या दर्शाता है? अब पहले तो यार हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो एमआरटीपी एक्ट है 1969, ये भाई साहब क्या है? तो देखो ये है आपका, मैं लिख देता हूँ, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है? इसको हम बोलते हैं आपका एमआरटीपीएफ, जिसको आप भारत के अंदर जून 1 1970 के अंदर लागू होते हुए देखते हैं। एक्ट आपका आता है 1969 के अंदर। अब इसका सवाल का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा कि करेक्ट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? मोनोपोलीज। अब इसके संदर्भ में हम और क्या चीज़ें जान सकते हैं? देखो, ओवर द इयर्स हम ये कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि ऐसे जो एक्ट्स होते हैं वो किसी भी ऐसी एजेंसी, किसी भी ऐसे उद्योग जहाँ पर वो ना कोशिश करते हैं कि कोई मोनोपोली ना अपनी मार्केट के अंदर सेटअप करे, या फिर ऐसा नहीं हो कि मतलब वो हमेशा किसी दूसरे के सामने अपनी ट्रेड वैल्यूज़ में अपने आप को फ़ेवर करने की कोशिश कर रहा हो। तो जो ऐसे एक्ट होते हैं ना, ये हमेशा एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड करने की बात करते हैं। ठीक है? एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देने की बात करते हैं, तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको हम 1969 के अंदर इस एक्ट के थ्रू आता हुआ देखते हैं और फाइनली ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होके कोशिश करती हैं कि कॉम्पिटिशन या फिर एक जो प्रॉपर स्पर्धा प्रतिस्पर्धा है मार्केट के अंदर वो बनी रहे। तो ये आपको याद रखना है। एक्ट के इस फर्स्ट टर्म यानी कि मोनोपोली से संबंधित इन्होंने ये सवाल पूछा था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में किस नदी के तट पर राजधानी शहर विजयनगर की स्थापना करी थी? यार पता नहीं कितनी बार डिस्कशन कर चुके हैं हम। कर्नाटक स्टेट के अंदर अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित करने के लिए हरिहरा बुक्का को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1333 का टाइम है। कौन सी नदी के किनारे पर इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी विजयनगर को स्थापित किया? पहली चीज तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर याद रखिएगा, तुंगभद्र के किनारे पर। नाम क्या है? विजयनगर है। और कौन कौन स्थापना कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। होता क्या है, ये दोनों पहले सोल्जर्स हुआ करते थे। किसकी आर्मी के अंदर? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी के अंदर ये दोनों के दोनों सोल्जर्स हुआ करते थे। फाइनली इनको रियलाइज होता है कि भाई कुछ अपना करना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए। 1336 का ये टाइम है। तुंगभद्र रिवर के किनारे पर विजयनगर कैपिटल सिटी की अपनी स्थापना करते हैं हरिहरा और बुक्का इनका नाम है। अम, इतना ही मेरे ख्याल से बहुत है। और कर्नाटक के अंदर इनका सेटअप है। तो ये मैंने आपसे तुंगभद्र के बारे में बता दिया। बेतवा की अगर मैं बात करूँ तो बेतवा को आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है? यमुना की सहायक नदी के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलती है। मैं आपसे महानदी की बात करूँ, महानदी हमें नज़र आती है आपके
ईस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है, और आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ये एग्जिट करती है। एक इम्पोर्टेंट डैम है जिसे हम हीराकुंड, हाँ ये लिख दिया, हीराकुंड डैम, ये आपको आपकी महानदी रिवर पर लोकेटेड नजर आता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य से ये आपकी संबंधित है, ठीक है। तापी या फिर ताप्ती रिवर के बारे में सभी को पता है कि ये आपकी अरेबियन सी के अंदर यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और नर्मदा के पैरेलल ये आपको बहती हुई नजर आती है। याद रखिएगा, तापी से संबंधित भी सवाल आपके बनते हैं कि ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो नर्मदा रिवर है उसके साउदर्न साइड में आपको आपकी रिवर ताप्ती नजर आती है। ओके, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पर है, वो आपसे इन्होंने पूछा है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, आप मेरे से बोलोगे कि सर ऐसे क्या हमें हर इंडस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में अब याद रखना पड़ेगा क्या? देखो यार, होता क्या है ना, हमें न्यूज़ देखनी होती है। न्यूज़ में अगर हमें किसी के बारे में पता चल गया तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर लोकेटेड है। अब जैसे ही एक आपको कंपनी का नाम दिया गया है या फिर एक आपके औद्योगिक प्लांट का नाम दिया गया है बाल्को, क्या है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, भारतीय सरकार वो करती है आपके इस बाल्को, जिसको हम जानते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से। छत्तीसगढ़ के कोरबा के अंदर इसकी लोकेशन है, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर, यानी कि बाल्को का हो जाएगा आपका कोरबा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, क्या है ये आपका भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन इसको ओन करती है भारतीय सरकार, कोरबा इसकी लोकेशन हो गई। उसके बाद आपको दिया गया है इसको, ये क्या है भाई? ये इंटीग्रेटेड स्टील फैसिलिटी है, जिसको आप जानते हैं इसको स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से, और ये आपको नजर आता है बनपुर। ठीक है, कहाँ पर है आपका? बनपुर के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड इसको का लोकेशन। ठीक है, बनपुर आसानसोल के अंदर है। अगर किसी को यहाँ पर घबराहट हो रही हो, आसानसोल जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आपको नजर आता है, आसानसोल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है आपका एनएफएल। एनएफएल क्या है? ये आपका देखो, हमारे देश के अंदर 5 गैस पावर्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स के रूप में आपको नजर आता है। उसको ओन कौन करता है और ऑपरेट कौन करता है? एनएफएल। एनएफएल क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और अगर मैं आपसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं, तो ये आपको लोकेटेड नजर आएगा मध्य प्रदेश के, कहाँ गया, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड नजर आता है ना? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने इसमें तो यार? अच्छा, एनएफएल के अंदर और भी कई सारे, ये पंजाब के अंदर आएगा, पंजाब के बठिंडा के अंदर, याद रखिएगा। इसकी एक्चुअली जो मैंने अभी कहा था ना आपसे कि 5 गैस पावर्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं, उसका एक रूप, उसका एक पार्ट आपको नजर आता है आपके मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा के अंदर भी नजर आता है, लेकिन अगर मैं एनएफएल की बात करूं तो ये आपको लोकेटेड नजर आएगा आपके बठिंडा के अंदर, पंजाब बठिंडा के अंदर। उसके बाद है यार आपका आईसीएफ, जिसे हम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर आपका ये लोकेटेड है। जो रेलवे कोचेज होते हैं ना, उनका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ठीक है, तो चेन्नई आपका यहाँ पर बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, फर्स्ट का सी है, सेकंड का ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट कंपनीज आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना, तो उनको देख लिया करिए कि उनकी एटलीस्ट लोकेशन वगैरह क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर पहुंचाना है, इसको हम बोलते हैं CHCl3। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाता करेक्ट। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, और प्राइमरी यूज़ जो हम क्लोरोफॉर्म का करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, जहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट फ्रेओन को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्होंने पूछा। इसके अलावा और क्या मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ? अ, 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 बाकी ये जितना भी दे रखा है वो आप देख लीजिएगा कुछ। ठीक है, ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज आपसे रेगुलरली पूछे जाते हैं, ये आपका क्लोरोफॉर्म का CHCl3 बनेगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित आपको नजर आती है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? पता नहीं कितनी बार आपको करा चुका हूँ, सभी को पता रखा है कि जब कभी भी आपसे एटमॉस्फेयर की बात हो, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नजर आता है नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा लगभग आपको 78% नजर आती है। सेकेंड नंबर पर आपका ऑक्सीजन आता है, जो कि लगभग 21% होता है। उसके बाद आता है आपका आर्गन। आर्गन की प्रतिशत मात्रा लगभग 1% के लगभग होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका ये विकल्प नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। देखो 2022 के सीजीएल के अंदर ना एसएससी ने काफी सारे ऐसे सवाल पूछे कि इन्होंने किसी राज्य के त्योहार को पूछकर ये जानने की कोशिश करी कि ये आपका किस टाइम पर मनाया जाता है, किस सीजन में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के सरहुल को आपका इन चार विकल्प में से कब मनाया जाता है, तो इसको वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। नाम याद रखिएगा सरहुल। आपको एसएससी को कुछ नहीं करना है, कल घुमाकर पूछ लेंगे कि बताइए कौन से राज्य का संबंधित आपका ये एक सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। तो सरहुल इज रिलेटेड टू झारखंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है। एवरेज थिकनेस की बात कर रहा हूं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है अर्थ का। ज्योग्राफी के अंदर आप सभी को पता है कि हमने कुछ कुछ लेयर्स के बारे में जाना था। अर्थ को के जो ये आपकी लेयर्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नजर आई थी। आपको मैंने क्रस्ट के बारे में बताया था। क्रस्ट के बाद आता है आपका द मेंटल। मेंटल के बाद आता है आपका आउटर कोर। आउटर कोर के बाद आता है आपका इनर कोर। अब ये जो हर आपको परत नजर आ रही है हमारे पृथ्वी की, उसको लेकर रेगुलरली हमसे सवाल पूछे गए हैं। इन्होंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में आपसे पूछा है। करेक्ट उत्तर रहेगा कि इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो होती है आपकी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग आपको ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर तक क्रस्ट नजर आती है। फिर अगर मैं मेंटल की तरफ जाता हूँ तो ये आपको एक्सटेंड होती हुई नजर आती है लगभग 2900 किलोमीटर तक। और फिर मैं अगर इसके नीचे जाता हूँ तो इनर मोस्ट आपको नजर आती है लगभग 3500 किलोमीटर के एक्सटेंशन में। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन कौन सा पार्ट आपको वहाँ पर नजर आता है। जैसे कि क्रस्ट के अंदर मैंने आपसे बात करी थी, यहाँ पर मैंने आपसे सियाल की बात करी थी। सियाल क्या था, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का पार्ट आपको नजर आ रहा था। मैंने आपसे सीमा की बात करी थी, जिसमें कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बातें मैंने आपसे करी थी। तो ऐसे एक्सटेंशन आपको मैंने रेगुलरली वहाँ पर भी बताए थे। और यहाँ पर आपसे जस्ट ऑन एन एवरेज एक थिकनेस पूछी गई थी आपके इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, जिसको मैंने 30 किलोमीटर आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 100 दिनों की उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काउंटडाउन की बात कर रहे हैं। 100 डे काउंटडाउन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको कंडक्ट किया है। अब बताना है कि इस उत्सव का नाम क्या था, जिसमें हम ये काउंटडाउन को शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, पिछले साल के करंट अफेयर से रिलेटेड ये सवाल है। हमें यहाँ पर जो चीज़ें याद रखनी है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। पहले तो हमें ये याद रखना है, ये है आपका 21 जून को हर साल मनाया जाता है। अब पिछले साल की न्यूज़ है, इसमें आप योगा महोत्सव करके इस इवेंट का नाम याद रखिएगा, जो कि योग डे को काउंटडाउन को शुरू करता है 100 डे के रूप में। तो लास्ट ईयर का था, मेरे ख्याल से इतना ही है। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट योगा डे आपका कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 2015 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसके बाद भारत में संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने लेकर आए थे, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल के रूप में आपको देखने के लिए मिला। मैंने अपनी पॉलिटी क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। टाइम क्या था, 30 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं असेंबली के अंदर। मेन रीजन क्या था कि भाई आप पहले ये पता करिए कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगी हमारे संविधान की, पहले उसके बारे में एक उद्देश्य तो निर्धारित कीजिए। फिर उसके बाद फाइनली 22 जनवरी 1947 को इस रेजोल्यूशन को अनोनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद बाकी की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और क्या हम यहाँ पर जाने, देखो हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर और क्या जान सकते हैं। लॉन्ग आप ऐसे मान लीजिएगा कि इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट मिनिस्टर किसके, लॉ एंड जस्टिस। ठीक है,
तो इसके रूप में हमें जाना जाता है। भारत के जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलता है। जन्म की अगर बात करें यानी कि बॉर्न की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को ये इंदौर के अंदर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। और पहले ये भारतीय थे जिन्होंने डॉक्टरेट परस्यू की थी इकोनॉमिक्स के अंदर विदेश के अंदर, और 1956 के अंदर इनका देहांत हो गया। ये छोटी-छोटी बातें आपको भीमराव अंबेडकर जी से संबंध में याद रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करूं, सभी को पता है कि 1950 से लेकर 1962 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट के रूप में, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। बहुत बड़े हमारे देश के जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं उनमें से इनको जाना जाता है। ये आपको बात रखनी है। और इवन जो हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी ना, इंटरिम सरकार बनी थी 1946 के अंदर, वहां पर इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर वहां पर डिपार्टमेंट था। उसके बाद जेबी कृपलानी जी की बात कर लेते हैं। जेबी कृपलानी जी, इनका आप आचार्य कृपलानी जी के नाम से भी इनको बुलाया जाता था। ठीक है, आचार्य कृपलानी जी के नाम से भी इनको बुलाया जाता था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सॉल्ट सत्याग्रह हो, उसके अंदर इन्होंने हमेशा अपना पार्टिसिपेशन रखा था। तो ये हमने कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी ले ली। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है यानी कि इनकरेक्ट है। यानी कि आपको इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर ढूंढना है। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है के विद्यानाथन या फिर कुन्नकुदी विद्यानाथन। ये एक भारतीय क्लासिकल म्यूजिक के अंदर सितार वादक के रूप में नहीं, ये बजाते हैं वायलिनिस्ट। इनको वायलिनिस्ट के रूप में जाना जाता है, ये सितार वादक नहीं है, तो यही इनकरेक्ट हो जाता। इसके अलावा देखो बाकी की तरफ भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पंडित राम नारायण की बात करें, सारंगी। उस्ताद विलायत खान सितार, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऑप्शंस में दी गई होती है ना, वो भी आपको याद रखनी होती है। जैसे कि उस्ताद, ये मैं बिस्मिल्लाह खान की बात करता हूँ, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न को उपाधि से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2001 के अंदर। और एसएससी ऐसे सवाल पूछती है कि बताइए दिए गए विकल्प में से बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न का अवार्ड कब दिया गया था, कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, या फिर किस वाद्य यंत्र से ये आपके संबंधित है। उस्ताद विलायत खान की अगर मैं बात करूं तो इनको आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर बहुत बड़ा नाम इनको माना जाता है। ठीक है, इसके बाद पंडित राम नारायण की मैं बात करूं तो ये आपके सारंगी से संबंधित जाने जाते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है ये भी। तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा वाली जो होती है ना, वो भी देखनी होती हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एबीपी एमजे सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अगेन देखो वही यार, जो आपकी मल्टीपल स्कीम, आपकी मल्टीपल सरकार की अनाउंसमेंट्स, ये सारी की सारी जो करंट अफेयर के मुद्दों में चीज़ें चल रही होती है ना, वो हमें देखकर चल रही होती हैं। और इसीलिए मैं आपको आपके इस वाईटी के ऊपर, आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं मंथली जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर करंट अफेयर कराता हूँ टॉपिकल वाइज। उनको ज़रूर फॉलो करा करिए। तो यार देखो, ये पुराना है, ये सांबा जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का सांबा जो आपका एक जिला है, ये आपका इस स्कीम के तहत 100% हाउस होल्ड को कवर करने वाला ये आपका पहला जिला बना है। ये आपको छोटी सी बात यहाँ पर याद रखनी थी। ठीक है, पीएम ने लॉन्च किया था ये आपका ए बी पी एम जे वाई, जिसको हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। नियमित रूप से जनगणना रेगुलरली कितने वर्ष के बाद करी जाती है? देखो हर 10 वर्ष के बाद करी जाती है। अभी इस बार जो आपका होना चाहिए था 2021 के अंदर, आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से वो आपकी चीज़ें हुई नहीं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, 1948 के अंदर एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद 1951 से आपकी रेगुलरली हर 10 साल के बाद जनगणना होती आई है। और अगर मैं बात करूं 2011 तक जो हमारी टोटल जनगणनाएं हुई हैं वो कितनी हुई हैं? 15 बार हो चुकी हैं। अगर ओवरऑल आज तक की बात करता हूँ, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करोगे, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 7th सेंसस हमारा ये 2011 वाला था। अम, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा, सेंसस की बात हो रही है कि भैया ये सेंसस का कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है वो कब होता है?
1872 से होता है। इस टाइम पर आपको कौन सा वायसरॉय नज़र आता है? लॉर्ड मायो। ठीक है, यहाँ से ही आपके कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। बाकी आपको पता है कि 1949 के बाद जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, वो इस सेंसस को कराने का काम करता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू करी? अगेन देखो यार, वही आपकी स्कीम्स, आपकी योजनाएं, आपकी इंपॉर्टेंट सरकार की अनाउंसमेंट, यार ये इंपॉर्टेंट होती हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है। मैं ये चीज़ें सब आपको आपके इस यूट्यूब के ऊपर टॉपिकल करा रहा हूँ। पिछले साल की आपकी इस श्रेष्ठ योजना को लॉन्च करने के लिए आपको याद रखना है वीरेंद्र कुमार जी को, जिनके द्वारा ये आपका लॉन्च करा गया। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ये श्रेष्ठ जो स्कीम है, जिसमें कि जो टारगेटेड एरियाज़ के अंदर आपके बच्चे आएंगे, उनको रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने की आपकी स्कीम थी, यानी कि उनको वहाँ पर निवास भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक आपको और स्कीम मैं अगर बताऊं, एक स्कीम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आपका कैंपेन था जिसकी शुरुआत 2015 के अंदर कराई गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो इनिशिएटिव था, वो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी की जो 140वीं एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर आपका शुरू किया गया था। बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जहाँ पर सरकार एक कल्चरल इंटीग्रेशन भारत के अंदर करना चाहती थी। मेन वही है कि आप मल्टी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, जो कि अलग अलग राज्यों के बीच में रहते हैं, उनके बीच में स्थापित करना चाहते हैं। तो एक ये भी याद रखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? कौन सा वो डांस फॉर्म है जो कि संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से? आर्ट एंड कल्चर के ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक आपको डांस फॉर्म दिया गया है जिसको हम कह रहे हैं बुया। बुया डांस फॉर्म आपका कौन से राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जो बुया का मोस्ट रूप है, आप उसमें जो कृषि से संबंधित लोग होते हैं, उनको आप यहाँ पर इन्वॉल्व देखेंगे कि जो मदर अर्थ है, भूमि है, उनकी पूजा करते हैं। बुया नाम इसको दिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश से ही आपका संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखो और भी कई सारे आपको डांस या फिर फोक डांस देखने के लिए मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ, आंध्र प्रदेश में आपको कुचिपुड़ी के बारे में बताया ही है मैंने पहले। इसके बाद एक और आपको डांस नज़र आता है जिसमें कि आपको भमकल्पम, इसके बारे में मैं किसी और दिन भी चर्चा कर लूँगा, एक वीडियो बना दूँगा अलग-अलग राज्यों के जो डांस फॉर्म्स है उससे रिलेटेड। बट फिलहाल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित डांस कौन-सा था? भुइया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, इनको आपका इन 4 विकल्प में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? 2018 वाला की मैं बात कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर रहेगा आपका इसका गोल्ड कोस्ट। अब घबराइएगा मत कि सर ये गोल्ड कोस्ट आपका कहाँ पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर आता है। मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप कहते हैं क्वींसलैंड। यहाँ पर आपके 2018 वाले कराए गए थे। इसके बाद 2022 का आपको पता होना चाहिए, 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का कहाँ पर कराया गया था? ये कराए गए थे आपके बर्मिंघम। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये वाला कॉमनवेल्थ का फर्स्ट इवेंट आपका कब आयोजित हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1930 के अंदर पहली बार आयोजन करा गया था आपके कॉमनवेल्थ गेमों का। अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि इसको कॉमनवेल्थ क्यों कहते हैं। इसको कॉमनवेल्थ इसलिए कहा जाता है, या फिर कॉमनवेल्थ क्या है, एक कलेक्शन है उन देशों का जिनका जो संबंध है वो किसी ना किसी तरीके से ब्रिटेन से रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1942 और 1946 में ये आयोजन नहीं हुआ था, रीज़न आपको पता ही है, बाकी ये हर 4 साल बाद आपके होते रहता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु कूट गुनिक या फिर शीडोकुर्मेट नहीं होते हैं? कूट गुहित नहीं होते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं इन 4 विकल्प में से सवाल के आंसर की, तो पहली चीज़ इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कॉर्पियंस। ये आपके नहीं होते हैं शीडोओक्लमेट। मतलब क्या मतलब है इसका? तो आप इसको ऐसे रिलेटेड मान सकते हैं कि आपका इनकी प्रेजेंस, इनके अंदर कोएलेमेट्स की कैसी प्रेजेंस है,
यानी कि कोएलमेट्स एक्चुअली में आपके अलग-अलग प्रकार से डिवीज़न करने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपके स्यूडोक्रोमेट्स मिलते हैं, एक्रोमेट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो स्यूडोक्रोमेट्स की उपस्थिति की अगर मैं बात करूँ, तो आप उन एनिमल्स को रेफ़र कर रहे हो जिनके अंदर आपका फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटीज़ नज़र आती हैं। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, फिलहाल के लिए आप स्कॉर्पियंस को याद रख लीजिएगा जिसमें आप स्यूडोक्रोमेट को जान रहे थे, ठीक है? तो जो नहीं है वो आपके ये रहेंगे, बाकी आपके तीनों के तीनों नज़र आएँगे आपके स्यूडोक्रोमेट्स के रूप में। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, योजनागत राजस्व व्यय किससे संबंधित है? प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट करता है किससे? मतलब मैं अपने एक्सपेंडिचर को प्लान तरीके से करना चाहता हूँ, तो इन दोनों में से किसके साथ वो संबंधित है? जो 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, क्या आपका खर्चा उसमें बहुत प्लान तरीके से होता था? बिल्कुल होता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता। सैलरीज़ एंड पेंशन्स के अंदर क्या आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, वो प्लान्ड होता है? जी नहीं। तो आपका ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता यार, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 1951 से इंडिया ने अडॉप्ट किया था आपका पंचवर्षीय योजना कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ है उसको रैपिडली बढ़ा सके, ठीक है? अब यार ये प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वही है कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसको आप अपने प्रोग्राम के थ्रू यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करते हैं, उसको आप नाम देते हैं आपका प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है? बाकी मैंने आपको बताया, बाकी पंचवर्षीय योजना से अगर मैं बात करूँ 1951 से लेकर 1956 तक आपको आपका पहला 5 ईयर प्लान नज़र आता है। पहले 5 ईयर का जो बेसिस था वो क्या था? हारूद डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है? इसके बाद 1956 से 1961 ये आपका महानबोलिसिस मॉडल पे था। महालन स्पेलिंग सही है? ओबेस मॉडल इस पर आधारित था। बाकी और भी पंचवर्षीय योजनाएँ मैं आपको आगे बता दूँगा किसी दिन वीडियो बनाकर। फिलहाल के लिए ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से आपका संबंधित है? जो मैन्युस्क्रिप्ट की हम बात करते हैं ना, ये आपका इन कौन-सी लैंग्वेज से डिराइव करा गया है? देखो मैन्युस्क्रिप्ट आपका डिराइव करा गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के अंदर जो ये आपका एक मेन्यू हो गया और एक आपको नज़र हो गया आपका स्क्रिप्ट या फिर मैं आपका लिख देता हूँ स्क्राइबर करके शब्द होता है। मेन्यू का मतलब होता है बाई हैंड और स्क्राइबर का मतलब होता है क्या? टू राइट, ठीक है? तो ये शब्द हमने जान लिया तो आप कोई भी ऐसी पुस्तक या फिर कोई भी ऐसा लेख जो कि आपके हाथों से लिखा गया है उसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आपका लैटिन भाषा से ही आपका यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया? एप्रोप्रिएशन बिल 2022 वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन व्हिच डेट? अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है ये क्या करता है? तो देखो ये पावर देता है सरकार को। किस चीज़ की सर पावर देता है? कि वो विथड्रॉ कर सकते हैं फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, अगर उनको अपने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी किसी भी प्रकार की एक्सपेंडिचर को फुलफिल करना है। अब इस प्रकार के ये जो आपका विधेयक है इसको हमारे संविधान के यानी कि हमारी लोकसभा के अंदर कब पेश किया गया था? मार्च 24 2022 को। अगर मैं आपसे कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपका कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 114 हमारे संविधान का कहता है कि जो सरकार है वो विथड्रॉ कर सकती है मनी कंसोलिडेटेड फंड से अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है पार्लियामेंट से, ठीक है? तो यहाँ पर ये डेट पूछी थी, करंट अफेयर से संबंधित था, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि परमाणुओं के क्षणुक द्विध्रुव द्विध्रुव से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं? जो पास के परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी यानी कि 500 पीएम के पर प्रबल होते हैं, यानी कि काफ़ी यहाँ पर वो अट्रैक्टिव फॉर्म में एक्टिव नज़र आते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर बार-बार आपसे द्विध्रुव द्विध्रुव व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस अराइज हो रहे हैं ट्रांजिएंट डाइपोल्स एंड एटम्स के अंदर, जो कि इंक्लूड करते हैं ट्रांजिएंट डाइपोल्स बाकी के नियर बाई एटम्स को। अट्रैक्टिव फोर्स का जनरेशन होता है छोटे-छोटे डिस्टेंस पे, इनको कहा जाता है आपका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता, ठीक है?
तो जब हम कभी भी आपके उन एटम्स की बात करें या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, इन्हें आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रिकली सिस्टमैटिकली नो डाइपोल मोमेंट को जनरेट करता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, इनको कहा जाएगा आपका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या होते हैं ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस? आप ऐसे मान लीजिएगा कि आपके पास एक एटम 1 है, एक आपके पास एटम 2 है। एटम 1 और एटम 2 आपका साथ में मिल मिलाकर एक एटम 1 की कंबाइंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर रहे होंगे। तो ये आपके कहलाते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? रूलर और उसका प्रीडिसेसर। शासक और उसका प्रीडिसेसर कौन था, उसका करेक्ट फॉर्म को आपको यहाँ पर क्रिएट करना है कि कौन सा करेक्ट है, कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है। पहले आपका रूलर देखना है, उसके बाद उसका पूर्वाधिकारी यानी कि उससे पहले जो प्रीडिसेसर्स आपको नजर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी, आप मुझे बताइए भाई, अलाउद्दीन खिलजी आपको कब नजर आता है? आपको 1296 से लेकर 1316 तक नजर आता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले आपको कौन नजर आ रहा था? आपको नजर आ रहा था 1290 1320। क्या ये आपको नजर नहीं नहीं 1290 थोड़ी ना हो जाएगा, ये रहेगा 1290 से 96। इसके बाद फिर आपका अलाउद्दीन आता है, तो पहले जलाउद्दीन उसके बाद अलाउद्दीन, और उन्होंने यही पूछा था कि रूलर और रूलर से पहले कौन था, तो यही वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड? जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? पहली चीज, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कौन से राज्य से संबंधित है? नागालैंड, सभी को पता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये आपका मनाया जाता है, यानी कि 10 दिन के लिए आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड के बारे में बात करूं, सभी को पता है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, म्यांमार से बॉर्डर रखता है। लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के रूप में भी आपके नागालैंड को जाना जाता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो यार ये थी आपकी एक और वीडियो जो कि आपके CGL 2022 के GS के पेपर के सॉल्यूशन से संबंधित थी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहें। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।